Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, chapter number 21, क्वांटम फिजिक्स, लेक्चर नंबर 2, नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। याद रहे फिजिक्स 12 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि लाइट, आपने ये चीज तो सुनी होगी कि हवाएं चलती हैं और चीजों को उठाकर दूर फेंक सकती हैं अगर उनमें इनफ काइनेटिक एनर्जी हो तो। इसी तरह आपने पानी के हवाले से भी सुना है, जैसे सैलाब आते हैं, कितनी कितनी चीजें जो हैं वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चली जाती हैं। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि रोशनी या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी जब एक इनफ एनर्जी हासिल कर लें तो वो कुछ पार्टिकल को उठा के बाहर निकाल सकती हैं, यानी उनके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती हैं। तो हमें इसके लिए स्टूडेंट्स क्वांटम फिजिक्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स से पहले जब हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा करते थे तो हम हमेशा एक बात पढ़ते थे कि लाइट हो गया या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हमेशा वेव नेचर रखती है, यानी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आती है और वेव शक्ल में आती है। लेकिन बाद में जब बहुत ही महान साइंटिस्ट, जिनका मैंने लेक्चर नंबर 1 आपको जिनका डिस्कस किया, उनका नाम था प्लैंक, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली लाइट जो है वो भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको क्वांटा कहा जाता है और उसकी तरह आती है, और वो जब किसी भी और पार्टिकल से टकराती है तो उसके अंदर अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर कर देती है। ये हमने पढ़ा प्लैंक से। उसके बाद बहुत सारे लॉज आने शुरू हुए और ये सबसे बड़ा लॉ है विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये आप ये देख लें कि मैं किसी दौर में जब ग्रेजुएशन में होता था तो ये तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था। उससे पहले एफएससी में भी बड़ा, इवन मास्टर्स में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो ये आप लोगों को कहूँ कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा लॉन्ग में भी आता होता है। आई होप मेरे लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझेंगे और एंजॉय भी करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं बहुत इस दुनिया के बहुत ही महान किस्म के साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके पास याद है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारी थ्योरीज दी, लेकिन उनको इसी थ्योरी पर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। सो अगर प्लैंक को क्वांटम फिजिक्स का फादर कहते हैं तो समझ दें कि आइंस्टाइन जो है वो भी किसी तरह क्वांटम फिजिक्स के फादर से कम नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें दी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी। डियर स्टूडेंट्स, फोटो, व्हाट इज फोटो? फोटो क्या होता है? फोटो कहते होते हैं लाइट को। किसको कहते हैं? लाइट। और जबकि इलेक्ट्रिक कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रिक कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। यानी एक्चुअली लाइट याद रखें, फोटो लफ्ज फोटोन से भी निकला है। लाइट के जरिए आप किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें। यानी हम इस थ्योरी में यह चीज पढ़ेंगे कि किसी भी मेटल में, याद रखें, हम इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकाल सकते हैं। रीजन क्या है कि मेटल के अंदर जो है, मेटल एक फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, तो हम लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल में से बाहर निकाल दें तो इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए लाइट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की सलाहियत रखे, या वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक खास ऐसे इनर्शिया में या खास ऐसी एनर्जी में मौजूद हो कि अगर लाइट उनसे टकराती है तो लाइट की एनर्जी जो है वो उन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो और वो उसको निकाल लेंगे। यानी मेरी बात ये समझे, फर्ज करें अगर आप किसी बाइक को धक्का लगा रहे हैं और बाइक चलना शुरू हो जाती है, और अगर एक बच्चे को कहें कि वो उसी बाइक को धक्का लगाए, सो ही वोंट बी एबल टू पुश इट। व्हाई?
बिकॉज उसके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती। सो यहां भी हम हमारे पास लाइट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उठा के बाहर फेंक सके। तो इनके पास भी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए और इसके पास भी एक खास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो कि अगर वो उसको यानी वो आके लगे और इसको उठा के फेंके। यानी फर्ज करें अगर वो बंदा जिसने बाइक को धक्का दिया, अगर वही बंदा ट्रक को धक्का देता है, सो यू वोंट बी एबल टू मूव इट। व्हाई? बिकॉज उसके पास जो एनर्जी थी वो बाइक के लिए काफी थी। तो आपके पास मेटल भी ऐसा होना चाहिए कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स एक खास थ्रेशोल्ड एनर्जी में या फ्रीक्वेंसी में मौजूद हो कि लाइट जब उन पे फॉल करे तो उसके फोटोन टकरा कर उसको बाहर निकाल दे। सो स्टूडेंट्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द मेटल से सरफेस बाहर निकालें। When the metal surface is exposed to an electromagnetic radiation, जब किसी भी मेटल को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सामने रखा जाए, इन लाइट के सामने रखा जाए, ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, और ऐसा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए जिसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि वो उसको निकाल पाए। यानी अगर इफ यू जस्ट पुट any electromagnetic radiation that has less frequency, then those electrons who are already in that particular metal, obviously they are not gonna come out. So अगर आपने ऐसा काम किया कि रेडिएशन को फेंका लेकिन रेडिएशन में जान ही नहीं है कि वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फेंक सके, ऑब्वियसली वो बाहर नहीं आएंगे। तो बच्चों, समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद ही जो है हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। उसमें देखें, सबसे पहले आपने एक ऐसी ट्यूब लेनी है जिसमें किसी किस्म की यानी स्पेस हो, यानी इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूएटेड आपकी एक ट्यूब होनी चाहिए जिसमें किसी किस्म के पार्टिकल्स ऑफ गैस ना हो, कुछ भी ना हो, यानी यहां स्पेस हो आपके पास। हमने क्या किया, एक बैटरी को एमीटर के साथ, एमीटर याद रखें वो डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, और करंट का वो वैल्यू भी बताती है। तो यहां हमने एक मेटल सरफेस रखी, यहां एक डिटेक्टर रखा, ठीक है, और इस डिटेक्टर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और जो मेटल सरफेस था उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अच्छा, अब ये आपके सामने एक पूरा वैक्यूम चैम्बर क्रिएट हुआ है, यानी एक्चुअली इसकी रीजन क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। वैक्यूम चैम्बर क्यों बनाया हमने, गैस क्यों नहीं रखी, ऐसा क्यों किया हमने? देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये जो हमारा ये पूरा हमने एक बनाया हुआ है, इसको अगर रात के टाइम रखेंगे तो आपको एमीटर में किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी और वो कोई रीडिंग नहीं देगा कि जैसे ही वो ये बता सके कि इसके अंदर कोई करंट है। इसका मतलब हुआ करंट जीरो चल रहा है हमारे पास। लेकिन डे में जैसे ही आप रोशनी के सामने, लाइट के सामने अगर एक्सपोज करेंगे तो लाइट क्या करेगी, सीधा जाके इसको स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगी। चलो भाई, आप लोगों ने देखा हुआ है, बिलियर्ड बॉल्स देखी हुई है कि जब आप क्यू बॉल को उस दूसरी बॉल के साथ हिट करते हैं तो क्यू बॉल का जो मोमेंटम है वो दूसरे में ट्रांसफर होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाता है। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, क्यू बॉल आई है, यहां से इलेक्ट्रॉन को हिट किया, छोटे छोटे फोटॉन्स हैं। लाइट में छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, लाइट बनती है फोटॉन से या क्वांटा जिनको कहा जाता है, जैसे आपको पीछे प्लैंक के हवाले से ये सारा बताया था। वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंकेंगे, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो सीधा चूंकि ये पॉजिटिव के साथ ये डिटेक्टर जुड़ा हुआ है तो वो सीधा इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और आपका करंट क्या है, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट के इस फ्लो से हमें ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई इसका मतलब है रोशनी की मदद से, लाइट की मदद से हम करंट को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हम, ठीक है।
लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, ये तब ही मुमकिन है कि जब ये लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कामयाब हो जाए। इसके लिए आपको ये जो मेटल सरफेस चूज करना होता है, ये हर एक मेटल सरफेस में से नहीं निकल सकते। ये कुछ खास किस्म के मेटल सरफेसेस होते हैं जिनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने आराम, मतलब इतनी एनर्जी के साथ, उधर इनर्शिया के साथ वहां मौजूद नहीं होते, ये जिनको निकालना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये सारी डिस्कशन थी। आपने देखा कि रोशनी के जरिए, यानी रोशनी के पार्टिकल्स एक्चुअली ये एक इसी तरह के पार्टिकल्स हुए जैसे आपके आम पार्टिकल्स होते हैं। यानी हम आज तक लाइट को ये समझते रहे कि लाइट एक वेव है, लेकिन लाइट तो एक पार्टिकल की शक्ल में जाके हिट हो रही है और इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था वो यही था कि लाइट के जरिए आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के चलने से आप करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके घर में लगे हुए सोलर प्लेट्स हैं, उनको भी एक खास क्या कहते हैं मेटल से डिजाइन किया जाता है कि जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो उनमें से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी तरह इस प्लेट में चलकर आपको एक करंट फ्राहम करते हैं और वही करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप अपने घरों में यूज भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, हम यूं करते हैं कि डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसी के हम फोटॉन्स ले लेते हैं। जैसे हम अगर विजिबल लाइट लें, विजिबल लाइट में भी 7 डिफरेंट कलर्स हमारे पास होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाला फोटोन होता है वो वायलेट का होता है और सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होता है वो रेड लाइट का होता है। हम यूं करते हैं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर रेड लाइट जो है फॉल की, इसके ऊपर रेड लाइट फॉल की, वैसे रेड कलर में भी फॉल हुई है, यानी हमने फ्रीक्वेंसी सेम ले ली फोटॉन्स की, यानी एक ही जैसे फोटोन जाके हिट हो रहे हैं। और लेकिन एक चीज हमने डिफरेंट की, वो ये थी कि हमने इंटेंसिटी डिफरेंट ले ली। इंटेंसिटी का ताल्लुक किस चीज से, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमने सेम ले ली, यानी फ्रीक्वेंसी हमने सेम ले ली, यानी हमने ये कर लिया, लेट से रेड ले लिया, हमने रेड फोटॉन्स ले लिए। अब रेड फोटोन, इंडिविजुअल फोटोन लिया जाए, सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी होती है, हमने ले लिया। लेकिन हमने कोई चीज डिफरेंट की, वो थी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी वैसे आमतौर पे उर्दू में तो कहते हैं शिद्दत, ठीक है, कि आपके एक एरिया पर कितनी एनर्जी के फोटोन हिट हो रहे हैं। आमतौर पे इंटेंसिटी का जो गहरा ताल्लुक है, इनफैक्ट इंटेंसिटी का ताल्लुक ये होता है कि एक एरिया पर कितने ज्यादा फोटोन हिट हुए। फर्ज करें हमने ये एक्सपेरिमेंट 3 डिफरेंट जगहों पर किया, 3 डिफरेंट, यानी पहला एक्सपेरिमेंट किया हमने रेड लाइट से ही इसको फॉल कराया, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम थी, लेकिन पहले में हमने 10 फोटोन हिट किए, दूसरे में हमने 20 फोटोन हिट किए और तीसरे फिनोमिना में हमने 40 फोटोन हिट किए, यानी हमारे पास डिफरेंट। तो ऑब्वियसली जिसके 40 फोटॉन्स होंगे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा ब्राइट लाइट होगी। ब्राइट लाइट का ताल्लुक ज्यादा फोटॉन से होता है हमारे पास। तो एक हमने हल्की लाइट पे किया, एक ज्यादा लाइट पर, एक उससे ज्यादा लाइट पर, लेकिन लाइट तीनों एक ही है। वो कौन सी है हमारे पास? रेड लाइट से। क्यों? हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। हमने एक चीज देखी स्टूडेंट्स, हमने ये देखी कि जब लाइट के फोटोन 10 हिट हुए थे तो उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के बाहर निकाला। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट 10 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होगा। यानी करंट आप लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ है कि करंट होता है हमारे पास टोटल चार्जेस इन अ यूनिट टाइम, एक टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब जब पहला हमारा एक्सपेरिमेंट 10 फोटोन के साथ था तो हमारे पास करंट कम था। अब हमने दूसरा थोड़ी ब्राइटर लाइट फॉल कराई, यानी समझ लें 20 photons हमने hit किए, 20 photons. When those 20 photons hit that particular metal surface, so they take out
20 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल सरफेस, वो उसमें से 20 निकालेंगे। सो अब पहला वाला जो था वो 10 निकाल रहा है, चार्जेस कम है, दूसरे वाले ने चार्जेस ज्यादा निकाले। करंट का बहुत गहरा ताल्लुक जो होता है स्टूडेंट्स, वो चार्जेस के साथ होता है। जितने ज्यादा चार्जेस निकलेंगे उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो हमने देखा करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो हमने कहा भैया ठहरो ठहरो, हम अब इससे ज्यादा इन इंटेंसिटी से फॉल करवाने लगे। अब हमने 30 से फॉल कराए, 30 फोटोन। सो हमने देखा ज्यादा करंट एमीटर ने डिटेक्ट किया। सो हमने एक चीज देखी, आप अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लें, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लें, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका ताल्लुक फोटॉन्स की इंटेंसिटी से होता है। यानी ग्रेटर आर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, more are the electrons you actually take out from that particular metal surface, and more is the value of that particular current. करंट की वैल्यू भी आपकी बढ़ जाएगी। ये करंट जो आप देख रही है ग्राफ, ये हमने एक्स एक्सिस पर V ड्रॉ कर लिया और Y एक्सिस पर हमने करंट ड्रॉ किया, जो हमारे पास V वोल्टेज को कहते हैं, जो हमने इसको अप्लाई की थी। अब आप देखें बच्चों कि ये जो पहला था उसमें करंट थोड़ा था, दूसरे में करंट ज्यादा था, तीसरे में करंट ज्यादा था। लेकिन आप ये देखें कि एक चीज पर फर्क नहीं पड़ा, और वो है वोल्टेज। वोल्टेज एक्चुअली क्या चीज होती है? वोल्टेज कहा जाता है, यहां मुझे लिखने दें, वोल्टेज का गहरा ताल्लुक होता है हमारे पास टोटल वर्क डन इन अ यूनिट चार्ज, या टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज। एक चार्ज में कितनी एनर्जी है। आप एक चीज देखें कि एनर्जी का लेवल हर जगह पे बराबर था, हर जगह पे। यानी इस जगह पे इसकी एनर्जी भी, जिसका करंट कम था उतनी है, जिसका करंट ज्यादा उतनी है, और उससे ज्यादा एनर्जी, उससे ज्यादा करंट है, उसकी एनर्जी भी उतनी है। कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, सो यू गोना सी कि एनर्जी हमारे पास एक ही जैसी है हर जगह पर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर इंटेंसिटी जितनी मर्जी ग्रेटर रख ली जाए, यानी जितने मर्जी ब्राइटर लाइट रख ली जाए, जो चार्जेस के अंदर जो एनर्जी होती है ना स्टूडेंट्स, वो एक ही जैसी होती है, एक ही जैसी। सो एक्चुअली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो थी वो हमने इस पर्टिकुलर जो फिनोमिना से सीखी कि अगर आप रेड लाइट फॉल करवाते हैं, सो आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर दें, आपकी जो वोल्टेज होगी दे आर ऑलवेज सेम। यानी टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज इज ऑलवेज सेम, वो हर वक्त सेम रहेगा, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर कोई फर्क पड़ता है, वो फर्क आपका पड़ता है करंट की वैल्यू पे, और करंट की वैल्यू डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स यू हिट in that on that particular metal surface, because obviously more intensity means more photons, and more photons mean more electrons will be taken out from those photons. ये आप लोगों को मेरे ख्याल में मेरी बात समझ आई होगी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, ये बात आपको जो बताती है ना, ये बताती भी आपको क्वांटम फिजिक्स है। ये बात आपको कभी भी क्लासिकल फिजिक्स नहीं बताएगी। हमने क्लासिकल फिजिक्स में, आप अगर माइंड में ले जाएं, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, एक साउंड का चैप्टर होता था, याद रखिएगा। उसमें मुझे एग्जैक्टली याद है, वहां क्लासिकल फिजिक्स का एक लॉ लगता था कि आमतौर पे जो बच्चों इंटेंसिटी होती है उसका मतलब होता है ग्रेटर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बड़ा। सो अगर इंटेंसिटी का मतलब ग्रेटर एम्पलीट्यूड है, तो बच्चों ग्रेटर एम्पलीट्यूड तो हमारे पास तो जो थर्ड किस्म का फोटोन था उसका ज्यादा ग्रेटर एम्पलीट्यूड था। तो एम्पलीट्यूड ग्रेटर का मतलब हुआ कि ज्यादा एनर्जी से वो क्या करेगा, वो इधर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच के यहां फेंक देगा, और चार्जेस में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इसको बिल्कुल नहीं समझा सकती। इसको समझने के लिए हमें मॉडर्न फिजिक्स देखनी पड़ती है। अब क्वेश्चन है, ये मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स से हमें कैसे पता चलता है कि ये वोल्टेज हमारे पास हर वक्त सेम है? तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये तीनों किस्म के जो हमने फोटॉन्स यूज किए थे ना, 3 टाइप्स के फोटॉन्स, इन सब की बेसिक फ्रीक्वेंसी एक ही थी, एक ही जैसी थी। यानी आप इसकी एग्जांपल यूं ले लो, आप 3 बिलियर्ड बॉल्स या पूल टेबल रख लो, 3 डिफरेंट किस्म के पूल टेबल। एक पूल टेबल में आप यूं करते हैं कि 5 बॉलें फेंकते हैं,
क्यू बॉल्स 5 फेंकते हैं और वो सामने 5 क्यू बॉल्स को टकराती हैं और वो उसको आगे मूव करवा देती है। और आप देखते हैं कि जितनी आपने फोर्स से 5 क्यू बॉल्स फेंकी हैं उतनी फोर्स से वो बिलियर्ड बॉल्स या पूल बॉल्स थी वो 5 आगे चली गई, आपने दूसरे पूल में चले गए। सेम अब 10 पूल बॉल्स आपने फेंकी, लेकिन आपने इंडिविजुअल जो एनर्जी थी वो एक ही जैसी रखी, तो आपने देखा एक ही जैसी 10 बॉल्स वहां से निकल गई। आपने तीसरे में भी ऐसे ही किया कि इस दफा आपने 20 बॉल्स जो है ना फेंकी और उन्होंने 20 बॉल्स को उठा के बाहर फेंक दिया। इससे इंडिविजुअल पूल बॉल में ज्यादा फोर्स या एनर्जी नहीं आई, क्योंकि आपने एक ही जैसी एनर्जी से तीनों बॉल्स फेंकी थी। लेकिन एक बात आई कि आपको पहले के मुकाबले में जो तीसरा रिजल्ट था वो ज्यादा अच्छा इसलिए आया कि उसमें ज्यादा पूल बॉल्स हिली बिकॉज ऑफ क्यू बॉल्स भी आपने ज्यादा थ्रो की थी, 20 थ्रो की थी या 30 थ्रो की थी, तो 30 ही ने हिलना था आगे जाकर। अब आप ये सोचें, हम यूं करते हैं कि एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेकिन बिफोर डूइंग दिस मैं एक चीज आपको यहां और समझाऊंगा। अब आप एक चीज देखें, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें y एक्सिस हमारे पास जो है ना वो करंट है और x एक्सिस हमारे पास दी हुई है डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज। ठीक है, अब मैं यूं करता हूं, मैं 10 फोटोन लेता हूं रेड के, 10 फोटोन लेता हूं ब्लू के और 10 फोटोन ले लेता हूं मैं किसके, वायलेट के, जो सबसे हाई एनर्जी फोटॉन्स है, 10 ले लेता हूं। तीनों के 10 दिए, इस बार मैंने तीनों की इंटेंसिटी बराबर रखी है। इंटेंसिटी का ताल्लुक टोटल नंबर ऑफ फोटॉन से है, इस बार मैंने इंटेंसिटी बराबर रखी है। लेकिन मैंने अगर कोई चीज चेंज की है वो है हमारे पास टोटल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन्स। हर फोटॉन्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या रखा हुआ है आपके पास, डिफरेंट रखा हुआ है। एक रेड है और एक हमारे पास ब्लू है और एक हमारे पास वॉयलेट है। हमने ये कुछ डिफरेंट रिजल्ट देखे, ये देखें, हमने पहले ये रेड वाला देखा, ये रेड है, ये ब्लू है, डियर स्टूडेंट्स ये जरा समझें, ये हमने 10 फोटोन रेड के, 10 फोटोन ब्लू के और 10 ही फोटोन हमने वॉयलेट के थ्रो किए इसके ऊपर। हमने ये देखा हाँ रेड हो, ब्लू हो या वॉयलेट हो, सबका जो इंडिविजुअल करंट है वो एक ही जैसा था, बिकॉज तीनों ने क्या करना था, तीनों ने 10-10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना था। अगर तीनों की थ्रेशोल्ड वोल्टेज इतनी ज्यादा थी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो उनको निकाल सकते हैं, तो उन्होंने निकाल लिया। लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे पास रेड है ये उस वोल्टेज में वो यहां पहुंच रहा है, ब्लू वोल्टेज में यहां पहुंच रहा है और वॉयलेट थोड़ा सा ज्यादा दूर पहुंच रहा है। ये नेगेटिव वोल्टेज की बात करूं, ये होती है स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज कैसे फाइंड की जाती है, देखो बच्चों आप अंदाजा लगाओ, एक बॉल मेरे पास आ रही है ना बहुत तेजी से और मैं इसको पकड़ता हूं, मैं यहां तक मेरा हाथ चला जाता है, और एक फुटबॉल आ रही है उसी फोर्स से आ रही हो, उसी काइनेटिक एनर्जी से आ रही हो, तो वो मैं पकड़ूंगा और थोड़ा मैं और पीछे चला जाऊंगा। बट अगर फुटबॉल से बड़ी बॉल आ रही हो सो ऑब्वियसली जो उसका इंपैक्ट होगा वो ज्यादा होगा और मैं थोड़ा सा और पीछे तक चला जाऊंगा। हम 3 डिफरेंट किस्म के फोटॉन्स जो हमने यूज किए, नंबर 1 रेड, नंबर 2 हमारे पास ब्लू, नंबर 3 हमारे पास वॉयलेट, इन 3 को हम चेक करते हैं कि तीनों में से इंडिविजुअल एनर्जी हमारे पास किसके पास सबसे ज्यादा है। तो हमने क्या किया, इसकी वोल्टेज को उल्टा कर दिया, यानी इसको हम प्लस कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं माइनस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस यहां पॉजिटिव फील्ड जनरेट करेगा, माइनस यहां नेगेटिव फील्ड जनरेट करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब आपने करना है, जब आपने स्टॉपिंग वोल्टेज फाइंड करनी हो। स्टॉपिंग वोल्टेज से आपको किसी की इंडिविजुअल एनर्जी का अंदाजा होता है। मैंने कहा ना 3 बॉल थी हमारे पास, हमने तीनों को रोकने की कोशिश की और तीसरी बॉल पे जाकर मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मुझे अंदाजा होगा, रोक कर अंदाजा होगा। स्टॉपिंग वोल्टेज इसी चीज का नाम है। हमने ये डिफरेंट कर दिया, प्लस यहां कर दिया, माइनस यहां कर दिया। अब लाइट जब जाके हिट होती है और हिट होकर तेजी से उसमें से फोटोन निकलता है, यहां जाके स्ट्राइक करता है और यहां से वोल्टेज अप्लाई की हुई है, तो नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है,
अगर फर्ज करो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है और पहुंच के रिपेल होता है, इसका मतलब हुआ अभी इसकी वोल्टेज इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको रोक सकी उसको। यहां से आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाया, अब इलेक्ट्रॉन फिर आके इसके साथ स्ट्राइक हो जाता है, अभी भी इनफ वोल्टेज नहीं है, आप इसकी थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ाएं, इसको कहते हैं मतलब अपोजिट हमने वोल्टेज यानी नेगेटिव वोल्टेज हमने अप्लाई की। हम एक ऐसी वोल्टेज पे जाके पहुंच जाते हैं कि जो इतनी इनफ होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोक दे। तो हम समझ जाएं कि ये जो वोल्टेज थी ना, ये एक्चुअली स्टॉपिंग वोल्टेज है, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉल हमारे पास आई, हमने रोका, हमने जितनी एनर्जी बॉल को रोकने में लगाई, हम ये कहेंगे इतनी एनर्जी उस बॉल के अंदर थी, तो इसलिए मुखालिफ सिमत में भी हमें इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। तो हमें उस वोल्टेज का अंदाजा, हमें पता चल जाएगा कि किस वोल्ट से वो इलेक्ट्रॉन आके हिट हो रहा था, तो उसकी अपोजिट साइड पे हमने इतनी वोल्टेज लगा के उसको रोकने की कोशिश की, तो हमें अंदाजा हो जाएगा। तो हमें एक्सपेरिमेंट से तीनों फोटॉन्स यूज करके, 3 डिफरेंट टाइप्स फोटॉन यूज करके ये अंदाजा हुआ कि जो रेड होता है ना स्टूडेंट्स, उसकी स्टॉपिंग वोल्टेज कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड को हल्की सी वोल्टेज से भी आप रोक सकते हैं, लेकिन आपको ब्लू के लिए थोड़ी ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी और वॉयलेट के लिए ज्यादा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये कि उनकी अपनी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेड की सबसे कम होती है और आपकी ब्लू नियरली मिड में होती है और वॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जी रखती है, तो उनको रोकने के लिए भी सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। वही 3 बॉल जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई, यानी ऐसा ही इन तमाम चीजों में यूज हुआ। यानी फोटोन जिस मैक्सिमम एनर्जी से आ रहा हो, उसको रोकने के लिए आपको एक वर्क डन लगाना पड़ता है, और वो वर्क डन ईवी के इक्वल होगा। ईवी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो उस वर्क डन के इक्वल है जो वर्क डन इसने यूज करके उसको रोकने की कोशिश की। ये ईवी कैसे आया? काइनेटिक, ये आपने वर्क डन का एक फॉर्मूला ईवी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, वर्क डन वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q पढ़ते हैं, आप पढ़ा होगा। और अगर Q हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो तो उसको EV कहा जा सकता है। E, तो E उधर जाएगा तो W इज इक्वल टू EV, तो ये आपको EV चाहिए होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो वर्क डन यूज होता है वो हमारे पास EV के इक्वल होता है। अब यहां से अंदाजा लगाएं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, यानी इसका मतलब हुआ जितना हाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे वॉयलेट है, तो उतनी ज्यादा वोल्टेज हमारे पास उसकी तरफ से प्रोड्यूस होगी। सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया। मैं अब इसको मिटाऊंगा, मैं मजीद इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूं। सो बच्चों, पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इन तमाम चीजों से हमने क्या बात साबित की? 2 बातें साबित की स्टूडेंट्स। पहली बात, अगर हमारे पास इंटेंसिटी डिफरेंट हो और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, जैसे हमने रेड लाइट रखी थी लेकिन हमने फोटॉन्स चेंज कर दिए थे, एक में 10 थे, 20 थे, 30 थे, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की इंटेंसिटी पर होता है। फोटोन की इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतना ज्यादा करंट हमारे पास फ्लो करेगा। यानी हम एक अगर ग्राफ बना लेते हैं, ये देखें, ये ग्राफ बना लेते हैं, तो ये ग्राफ यूं जाएगा हमारे पास, ये करंट है, ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का याद रखो, फिर दोबारा बराह रास्त ताल्लुक क्या है किससे? इंटेंसिटी का बराह रास्त ताल्लुक नंबर ऑफ फोटॉन्स पे हमारे पास। तो हमने ये देखा, लेकिन इस चीज में एक चीज को कांस्टेंट मानना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक ही किस्म के फोटोन हो हमारे पास। तो ये हमने पहली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, और जो वोल्टेज है उसको भी, अप्लाइड वोल्टेज को भी कांस्टेंट रखें हर सूरत में, ठीक है। ये हमारे पास एक ही जैसी वोल्टेज हो, ये ना वोल्टेज को बार बार चेंज कर रहे हो और फिर कहें जी वो तो आ ही नहीं रहा, इसकी एनर्जी की ताप ही नहीं ला रहा। भाई वोल्टेज को सेम रखना आप लोगों ने, एक ही जैसी एनर्जी हो, जो एक ही जैसी जो एनर्जी से दूसरे फोटोन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। तो ये चीजें अगर कांस्टेंट हो तो हमने ये बात पढ़ी, जितनी ज्यादा हमारे पास इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा करंट होगा। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखना है।
स्टूडेंट्स, दूसरी बात हमने यहां पढ़ी थी, पहली बात हमने यहां पढ़ी करंट के वाले से, यहां पढ़ी कि अगर हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स हो, सॉरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स हो लेकिन इंटेंसिटी सेम हो, यानी जैसे ब्लू लाइट रखी, वॉयलेट रखी और रेड रखी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी स्टॉपिंग वोल्टेज भी कम होगी, ठीक है, ओवरऑल वोल्टेज कम होगी। वोल्टेज से मुराद एनर्जी इन अ फोटोन, यानी काइनेटिक एनर्जी इन अ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में जो है वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से ताल्लुक उसका होता है। जैसे वॉयलेट की ज्यादा होगी, वाई, बिकॉज उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, जोर से हिट होगा, वो जोर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और इलेक्ट्रॉन में भी ज्यादा एनर्जी काइनेटिक आएगी हमारे पास। तो अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान ले, इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान ले, ठीक है, तो आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेड कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ निकालेगा। ये हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें। अगर आप सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें तो ऑब्वियसली जितना ऊपर जाएंगे, जैसे आप लाइट से ऊपर जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट से पे चले जाए, अल्ट्रा वायलेट आपको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा। ये फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द विजिबल लाइट, ये हमारे पास आई। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात, जब लाइट हिट होती है ना, तो लाइट के फोटॉन्स को भी एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि उसको निकालने के लिए। मैं फर्ज करो मैं एक गाड़ी को धक्का लगा रहा हूं, मैं गाड़ी में 50 जाउल की एनर्जी लगाता हूं, गाड़ी अपने इनर्शिया पे मौजूद है और वो हिलने के लिए उसको 40 जाउल की एनर्जी जरूरत है। तो जब मैं 50 लगाऊंगा स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली गाड़ी चलनी शुरू होगी, तो गाड़ी के अंदर जो एनर्जी आई है वो अब 10 जाउल की आई है, क्योंकि 40 तो उसको हिलाने के लिए आई थी, तो 10 आपने चूंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा लगाई है, तो 10 जाउल की वो एनर्जी से मूव करनी शुरू होगी। यहां भी ऐसे ही है, लाइट के फोटॉन फर्ज करो 10 जाउल से जाके हिट होते हैं, किसको, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हिट होते हैं। ये लाइट के फोटॉन्स की बात कर, 10 जाउल से इसको हिट होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, उनको निकलने के लिए 8 जाउल एनर्जी चाहिए, तो 8 जाउल तो वहां वेस्ट होगी उसको निकालने के लिए, बाकी तो 2 जाउल है वो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी हमारे पास। तो उसको एक मिनिमम 8 जाउल तो रिक्वायर्ड है। सो इफ यू हैव गॉट दोस फोटॉन्स हु गॉट लेस देन 8 joule energy, so you cannot take out those electrons from that particular metal surface. आप उसमें से उसको निकाल नहीं सकते। Why? Because आपके पास उसकी थ्रेशोल्ड से भी कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाला फोटोन मौजूद है। पहले तो उससे ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि उसको निकालने के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। सो हम कह सकते हैं कि ये देखें, उसको निकलने के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को F0 भी कहते हैं। अब उससे आप जितना आगे मारेंगे, आप देखें काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक यहाँ 0 है, यहां से आगे जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। बट यू नीड अ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से पीछे जाएं आप, आपकी काइनेटिक एनर्जी तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती बिल्कुल भी उसके अंदर। सो इन तमाम चीजों से एक बात और मैंने सीखी, या आप लोगों ने सीखी, कि देखो इसको कितना रिक्वायर्ड था, थ्रेशोल्ड के लिए कितना रिक्वायर्ड था, 8 जाउल। आपने जो टोटल एनर्जी रखी थी वो कितनी थी, एनर्जी E इज इक्वल टू HF के इक्वल होता है। जिस एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी होती है उसको HF कहते होते हैं। वो 10 जाउल की मारी, तो अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई, इस 10 में से 8 माइनस करें, 2 जाउल में आई। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी आपको कैसे पता चलेगी कि आप इस टोटल एनर्जी में से वर्क डन वाली, जो थ्रेशोल्ड वाली, आप एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। E इज इक्वल टू HF होता है, HF माइनस ये। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरतीब से जो है वो डिजाइन किया गया था कि आपको एक्चुअली थ्रेशोल्ड, टोटल में से थ्रेशोल्ड माइनस करें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये इसकी स्लोप दी हुई है, स्लोप आपको, स्लोप तो पड़ा हुआ है, और स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है y ओवर x के इक्वल होता है, ठीक है। y काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी HF के इक्वल होती है, और x हमारे पास ये F है।
एफ एफ कटा तो एच आ गया। ये स्लोप हमारी एच, जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, ये भी होता है। और प्लैंक कांस्टेंट मैंने पिछले आपको जो लेसन था उसमें बताया था, 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -34 जूल सेकंड के इक्वल होता है। तो इनकी स्लोप जो है वो यही, उसकी वैल्यू हमेशा यही रहती है। डियर स्टूडेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये थ्योरी, एक्चुअली आप अगर ये कहें कि ये मैनिफेस्टेशन थी प्लैंक की थ्योरी का ही, क्योंकि उन्होंने भी प्लैंक की तरह ये बात समझाने की कोशिश की कि लाइट हो या कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, वो हमारे पास पार्टिकल नेचर भी रखती हैं और वो डिस्क्रीट नंबर में आती है, कॉन्टिन्यूअस नंबर में नहीं आती हमारे पास। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये क्वांटा रखा था, इन्होंने कहा ये छोटे छोटे जो एनर्जी के पैकेट्स होते, इनको उन्होंने फोटॉन्स का नाम दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि आपके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन हो, उससे ज्यादा फोटोन हो, तो वो आराम से मेटल प्लेट में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेता है। और वो इजीली, यानी इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आप उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी भी डाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ यू गॉट मोर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो ये जो इक्वेशन उनकी आई थी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, ई माइनस ये जो मैंने अभी निकाली है, आपको समझाई भी थी। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली ई जो कि एच एफ के इक्वल था, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड होना चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि हमारे पास कम से कम, जैसे कम से कम कितना था, 8 जूल था, जो इसको निकाल लेंगे तो हमारे पास फोटोन कम से कम 8 का होना चाहिए, जो इसको कम से कम निकाल सके, कम से कम निकाल सके। अगर 8 से ज्यादा होगा तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी भी उसके अंदर ट्रांसफर करेगा और उसको निकाल कर मूव भी कराने में कामयाब हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी देने में भी कामयाब हो जाएगा। अगर इसी को लिया जाए, या माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये एच एफ जिसका नाम ई है वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, वर्क फंक्शन, कि कितना आपको काम करने की जरूरत है कम से कम उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बच्चों फर्ज करो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो यहां पुट करें तो हमारे पास एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल आ जाती है। और वो वर्क फंक्शन हमारे पास एच एफ नॉट हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, एच एफ के इक्वल होता है। ये एच एफ नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू मूव दैट इलेक्ट्रॉन को हिलाने के लिए। अगर फर्ज करो ये एनर्जी हमारे पास इतनी हो कि वो हमारे पास वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, यानी एनर्जी हमारे पास वर्क फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ये इससे ज्यादा हो, यानी एनर्जी ज्यादा हो इससे, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा, जैसे 10 थी तो ये हमारे पास 8 थी, तब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होगी और फोटो इलेक्ट्रिक होगा। और अगर फर्ज करो ये एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन हो, इक्वल टू, यानी 8 जूल इसको हिलाने में लग रहा है और हमारे पास फोटोन भी 8 जूल का है, याद रखें, तो वो इसको निकाल पाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो एक्स्ट्रा एनर्जी थी। तो नो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब वो उसको निकाल पाएगा, कम से कम उसको निकाल पाएगा हमारे पास, मतलब ये कहेंगे कि वो निकाल पाएगा। लेकिन अगर एनर्जी हमारे पास लेस देन इसके हो, यानी 6 जूल का फोटोन आप हिट कर रहे हैं इसके साथ, वो ऑलरेडी उसको निकलने में 8 जूल चाहिए, वो तो उसको हिला भी नहीं सकता। सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जीरो हो जाएगी और नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां फोटो इलेक्ट्रिक हुआ, ये भी इधर ये नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी हुई, यहां दोनों में नहीं है काइनेटिक एनर्जी। सो ये बातें आपने याद रखनी है। आइंस्टाइन को स्टूडेंट्स इस तमाम चीजों पर नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, और इसकी वजह से दुनिया में बड़ी
आसानी भी आ गई। आज ये फोटो सेल्स ये बिल्कुल इसी फंक्शन पे हमारे पास चल रहे होते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा लाजमी अपने कमेंट्स में बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।